नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे अरस्तु का परिचय और उसकी अध्ययन शैली संबंधी अध्ययन। अरस्तु को प्लेटो का योग्यतम शिष्य माना जाता है। उसका जन्म एथेंस से 290 मील दूर स्टेगिरा नगर में 384 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके पिता मकदोनिया का राजवैद्य थे और एक मध्यम वर्गीय चिकित्सक थे। संभवतः उसके पिता के प्रभाव के कारण वह प्राणी शास्त्र के अध्ययन में विशेष रुचि लेने लगा। 17 वर्ष की आयु में वह विद्या अध्ययन हेतु प्लेटो की अकादमी में प्रविष्ट हुआ। प्लेटो की अकादमी यूनान की सबसे श्रेष्ठ विद्या स्थली मानी जाती थी, इसलिए अरस्तु का उधर ध्यान आकृष्ट होना स्वाभाविक था। एक बार आने के बाद अरस्तु प्लेटो के जीवन काल में उसकी अकादमी में करीब 20 वर्ष रहा। प्लेटो अपने वैज्ञानिक शिष्य अरस्तु से बहुत प्रभावित था। वह उसे अकादमी का मस्तिष्क मानता था। अरस्तु एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। उसने करीबन 400 ग्रंथों का निर्माण किया, जैसे शरीर विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, काव्य, कला, साहित्य आदि विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा। उसने बड़े तार्किक ढंग से ग्रंथों का निर्माण किया। ये सारे ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं हैं। ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में उसने शोध किया। गणित शास्त्र को छोड़कर ज्ञान की सभी शाखाओं में अपना मौलिक योगदान दिया। इसलिए अरस्तु को ज्ञान का विश्वकोश भी कहा जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र का ज्ञाता अरस्तु का ऋणी है। दुनिया के छोर में किसी भी विषय के विद्यार्थी को अरस्तु से कुछ न कुछ प्राप्त होता है। अरस्तु की सबसे विश्वविख्यात पुस्तक पॉलिटिक्स है। और भी अन्य पुस्तकें हैं, जैसे यूडेमस, फिजिक्स, पोएटिक्स, एथिक्स आदि। पॉलिटिक्स के बारे में सबकी ये राय है कि यह एक महान ग्रंथ है और अरस्तु की श्रेष्ठतम कृति भी। विद्वान फोस्टर का कथन है कि यदि यूनानी राजनीतिक दर्शन का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हो सकता है तो वह यह है। डॉक्टर जेलर इस ग्रंथ की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि यह न केवल प्राचीन धरोहर ही है, बल्कि आज तक के राजनीतिक शास्त्र के लिए सबसे बड़ी देन है। पॉलिटिक्स 8 भागों में विभाजित है। अरस्तु की अध्ययन पद्धति। अरस्तु के बाल्यकाल की जीवन शास्त्र की शिक्षा और उसके वैज्ञानिक अध्ययन के कारण उसमें तथ्यों के प्रति बड़ा प्रेम था। अरस्तु चीज़ों का पर्यवेक्षण करता था एवं उसका अतीत तथा समकालीन संस्थाओं का असाधारण ज्ञान
रखता था। इस प्रकार उसने राजनीतिक शास्त्र को अनुभव सिद्ध उद्गमनात्मक बना दिया। उसने राजनीतिक अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति को भी प्रयोग किया, जो कि उसका एक विशिष्ट योगदान है। जिस पद्धति का अरस्तु ने आरंभ किया वह न केवल मौलिक ही है बल्कि साथ में वैज्ञानिक भी है। अरस्तु का राजनीति शास्त्र को सबसे बड़ा योगदान यही है कि उसने इसे नीति शास्त्र से पृथक कर एक स्वतंत्र विज्ञान बना दिया। विद्वान पोलक कहते हैं कि अरस्तु ने नीति शास्त्र को राजनीति शास्त्र से पृथक करने का एक बड़ा काम कर दिया। प्रोफेसर डनिंग का कथन है कि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में अरस्तु का बड़ा महत्व इसलिए है कि उसने राजनीति शास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान का स्वरूप प्रदान किया। अरस्तु ने अनेक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया, जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला है उद्गमनात्मक पद्धति। इसे आगमनात्मक पद्धति भी कहा जाता है। प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक थी, जबकि अरस्तु की आगमनात्मक है। निगमनात्मक पद्धति में पूर्व धारणा को लेकर किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है और उस धारणा को सही सिद्ध करने के लिए ही उसके अनुकूल प्रमाण ढूंढे जाते हैं। यह पद्धति वैज्ञानिक नहीं है क्योंकि यह पूर्व कल्पित धारणा पर आधारित है। जबकि उद्गमनात्मक अथवा आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत कोई पूर्व धारणा नहीं होती। इसमें वस्तु स्थिति का यथार्थ रूप से निरीक्षण व अध्ययन किया जाता है और वैज्ञानिक ढंग से निरीक्षण के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इसलिए इसे वैज्ञानिक पद्धति भी कहते हैं। अरस्तु की मान्यता है कि जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जिनका हम अनुभव करते हैं और जिनको हम जानते हैं, उन सब में सापेक्ष रूप से सत्य विद्यमान रहता है तथा इस सत्य का दर्शन करने हेतु उस वस्तु का सावधानी से निरीक्षण एवं परीक्षण उचित है। इस प्रकार अरस्तु की पद्धति को वैज्ञानिक, आगमनात्मक, विश्लेषणात्मक और निरीक्षणात्मक कहा जाता है। दूसरा है ऐतिहासिक पद्धति। अरस्तु को ऐतिहासिक पद्धति का पिता माना जाता है। अरस्तु ने इतिहास का ठोस ज्ञान प्राप्त किया और उसने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, जो उसकी ग्रंथ रचना में सहायक हुआ। अरस्तु इतिहास को बहुत बड़ा प्रमाण मानते हैं। उसके अनुसार जो चीज़ इतिहास की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, उसकी प्रामाणिकता को संदिग्ध ही माना जाएगा। नेक्स्ट पद्धति है उद्देश्य मूलक। जिस अध्ययन में यह स्वीकार किया जाए कि कार्य में ही कारण निहित होता है, बीज में ही उसका पेड़ छिपा होता है, उसे हम उद्देश्य मूलक पद्धति कह सकते हैं। अरस्तु का यह कहना है कि किसी वस्तु का परीक्षण तब करना चाहिए जबकि वह अपने विकास की चरमावस्था में हो। अरस्तु उद्देश्य मूलक पद्धति का अनुसरण कर मानव जीवन के विशाल उद्देश्यों से इसका संबंध जोड़ता है। उसकी दृष्टि में सजीव एवं निर्जीव पदार्थ अपनी प्रकृति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है।
आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम करेंगे अरस्तु के आदर्श राज्य संबंधी विचारों का